Assalamualaikum, dear student. Welcome you, Superior Group of Colleges, Learning Management System. Dear student, हम चैप्टर 1 सेकेंड ईयर जिसको हम चैप्टर 15 कहते हैं, होम्योस्टेसिस जो है वो पढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस में आज 10th हमारा लेक्चर है, जिसमें हम किडनी प्रॉब्लम और उसकी क्योर जो है उसके मुतालिक पढ़ेंगे। किडनी प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि किडनी जो है उसमें डिजीज कॉज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से किडनी जो है वो अपना ओरिजिनल फंक्शन जो है, जो नॉर्मल फंक्शन है, वो परफॉर्म नहीं करता और किडनी जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्टोन फॉर्मेशन है। किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है और स्टोन फॉर्मेशन जो है जब हो जाती है तो उसके रिजल्ट में किडनी जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होती है, यूरिनेशन का प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम आती है और उसके साथ साथ किडनी के अंदर स्टोन की वजह से इन्फेक्शन जो है वो भी कॉज हो जाती है। अब ये जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन है ये बेसिकली वेरियस नेचर की होती है और इट मेनली डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक डिजीजेस पे ये कंसिस्टेड है। जो स्टोन्स बनते हैं बेसिकली ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस हैं, इनकी मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ये स्टोन्स बनते हैं। दो डिजीजेस जो मेन कॉज हैं स्टोन्स की, जो हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं, वो हैं हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। कैल्शियम का लेवल डिफरेंट कॉजेज से इंक्रीज हो सकता है। कैल्शियम की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, ये डिपॉजिट नहीं हो रहा, या बोन से इसकी रिलीज जो है वो ज्यादा है। ये तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, इसलिए हमने इनको मेटाबॉलिक डिजीजेस का नाम दिया। और अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी जो मेटाबॉलिक बीमारी है वो है हाइपर ऑक्सिलेरिया। इसमें ऑक्सीलेट आयन जो है उसका ब्लड के अंदर परसेंटेज बढ़ जाती है, यानी कि हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीलेट हो जाता है, जिसको हम हाइपर ऑक्सीलेरिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये एग्जाम में आता है। डिफरेंशिएट का आ जाए या फिर किडनी प्रॉब्लम का सिंपल क्वेश्चन आ जाए। ऑक्सीलेट हमारी बॉडी में क्यों बढ़ता है? क्योंकि टमाटो और ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीलेट, और अगर इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो तो हाइपर ऑक्सीलेरिया हो जाएगा, मीन इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो स्टोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ स्टोन्स। बेसिकली देयर आर three main kind of stones which are produced within the human kidney, and these are calcium oxalate 70%, calcium phosphate 15%, और uric acid 10% stone। 5% other various kind of stones हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं, which have different kind nature जो है chemical natures होती है, वो इनके अलावा होती है। अब स्टोन जो है ये बनता कैसे है? स्टोन बनता है जब सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट होते हैं, जब हम पानी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, कम पानी पीते हैं, तो उस वजह से, क्योंकि मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से सॉल्ट यूरिन में ज्यादा आ रहे हैं, उनकी प्रेसिपिटेशन हो रही है और प्रेसिपिटेशन के रिजल्ट में वो अकोमुलेट होते हैं किडनी के अंदर डिफरेंट रीजन्स में, और अल्टीमेटली फिर दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्टोन। तो इस तरीके से स्टोन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। लोकेशन क्या है? स्टोन किडनी के डिफरेंट रीजन्स में बन सकता है। इनके जो पैरामिड्स हैं उस रीजन में बन सकता है,
फिर पेल्विक रीजन जो है उसकी किसी भी जगह पे बन सकता है। पेल्विक रीजन से इट मूव इनटू द यूरेटर में जा सकता है, यूरेटर से इट में मूव इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे ये स्टोन्स हो सकता है। नेक्स्ट आ गया कि स्टोन अगर बन जाता है तो फिर इसको क्योर कैसे करना है, इसका मसला हल कैसे करना है। स्टोन जो है उसको हम डिफरेंट तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर स्टोन बहुत छोटे साइज के हैं तो इट मे रिमूव अलोंग द एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पीने से भी ये रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर इनका साइज बढ़ गया है तो फिर या तो किडनी की सर्जरी की जाएगी, सर्जिकल मेथड है, और सर्जिकल मेथड अगर इस्तेमाल नहीं करना तो फिर लिथोट्रॉप्सी है। लिथोट्रॉप्सी एक न्यू टेक्निक है जिसमें नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन होती है, दैट इज यूज्ड टू रिमूव द नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम जो स्टोन है उसको किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दोनों रेस जो हैं उनकी हाई कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं और हाई कंसंट्रेशन की मदद से उस स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है विद इन द किडनी। अब उसके लिए हमें एक मशीन यूज करनी पड़ती है जो कि लिथोट्रॉप्सर कहलाता है। ये मशीन है, इस मशीन में हम एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको यूज करते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड वेव्स जो होती हैं उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मशीन है तो ये एक ह्यूमन है, किडनी में इसके प्रॉब्लम है, स्टोन्स हैं, ये नीचे वाली डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, फोकस शॉक वेव्स जो है वो हम डाल रहे हैं इसके ऊपर। अब इन वेव से क्या हुआ, दैट स्टोन इज क्रश्ड इनटू सैंड। ये स्टोन जो है वो छोटे छोटे पीसेस में या सैंड में क्रश हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, और देन इट रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। यूरिन जो है उसकी मदद से फिर इनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये मेथड है स्टोन को रिमूव करने का, जिसको हम लिथोट्रॉप्सी कहते हैं। समटाइम रीनल फेलियर हो जाता है। व्हाट इज रीनल फेलियर? रीनल फेलियर क्या है कि पैथोलॉजिकल या केमिकल नेचर की वजह से ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता नेफ्रॉन जो है वो डैमेज होता है, और स्पेशली नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर पार्ट, वो हिस्सा जहां पे फिल्ट्रेशन होनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्ट्रेशन का, क्योंकि अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो वो हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि रीनल फेलियर हो गया। अब रीनल फेलियर से क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर यूरिया और नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स का लेवल हाई हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होगी, और उन कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि ज्यादा ब्लड प्रेशर बन जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और अनीमिक हो जाएगा, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि किडनी उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है तो फिर उसका इलाज क्या है। अगर तो किडनी कंप्लीटली लॉस हो गए हैं तो इन या they are unable to remove these nitrogenous waste process, तो फिर उसके लिए एक टेम्परेरीली मेथड यूज किया जाता है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या है? इट इज द क्लीनिंग ऑफ ब्लड। डायलिसिस क्या है? इट इज द क्लीनिंग ऑफ ब्लड एदर बाय पासिंग इट थ्रू ए आर्टिफिशियल किडनी, के डायलिसिस या डायलाइजर मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन विद इन द एब्डोमेन, बॉडी के अंदर से ही वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो फिल्टर कर लिए जाते हैं। ये दो टाइप्स हैं बेसिकली,
डायलिसिस की जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। जो आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, और जिसमें एब्डोमेन में फिल्ट्रेशन होती है दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। इसकी मदद से हम वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनको रिमूव करना है, क्योंकि अगर नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव नहीं होंगे तो उनका इम्पैक्ट होगा बॉडी के ऊपर, अफेक्ट होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है उनको बॉडी से रिमूव करना। लिहाजा ये ट्रीटमेंट हम उस वक्त तक यूज करते रहते हैं जब तक कि वेस्ट और एक्सेसिव वाटर बॉडी से रिमूव नहीं कर लिया जाता, जैसा कि हेल्दी किडनी परफॉर्म कर रहे होते हैं जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। डायलिसिस, ये पहले भी आपको कहा, दोबारा बता रहा हूँ, ये एक आर्टिफिशियल और ये एक टेम्परेरी मीन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अगर किडनी बिल्कुल लॉस हो गए हैं तो देन देयर इज अ ट्रांसप्लांटेशन, कि किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट हो तो दैट इज द ऑलमोस्ट 100% सोल्यूशन है। अदरवाइज ये टेम्परेरी सोल्यूशन है डायलिसिस। डायलिसिस में सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, कि दो तरह से हो सकता है। हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में क्लीनिंग ऑफ ब्लड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस मशीन। क्लीनिंग ऑफ ब्लड, हीमोडायलिसिस का मतलब भी यही है, ब्लड को क्लियर करना, उसमें से वेस्ट मटेरियल्स जो है उनको रिमूव करना। इस डायलिसिस के लिए, इस मेथड के लिए, डायलिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी इसको हम कहते हैं, वो यूज करते हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये एक टैंक टाइप है। आजकल बहुत मॉडिफाइड और मॉडर्न मशीन्स जो हैं डायलाइजर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और कॉस्टली भी हैं, काफी इनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है और इनको करना इतना आसान नहीं है। इस मैकेनिज्म को जो हम देख रहे हैं कि बड़ा आसान सा है। इस आर्टिफिशियल किडनी में आप देख रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन्स हैं, ये थिन मेम्ब्रेन्स हैं, और ये थिन मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं? इन दो फ्लूइड्स को सेपरेट करती है। एक फ्लूइड जो कि इस टैंक के अंदर प्रेजेंट है, एंड दैट इज डायलाइजर फ्लूइड, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है। ये इसमें इस जगह से मूव करता हुआ यहाँ पे आता है, इसको फिल रखता है। और दूसरा ब्लड आता है जो कि इसके अंदर जो है वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करता है, जो थिन मेम्ब्रेन से बनी हुई है, और इनमें से वेस्ट मटेरियल्स जो है वो रिमूव होते हैं। अब इनको हम जरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये ब्लड आर्टरी जो है उसमें बिनोला लगा के वहां से ब्लड जो है वो ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक ब्लड पंप होता है जो इस सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद देता है। हाइपरीन इसमें डालते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, ब्लड थिन रहे। जब ये ब्लड इन ट्यूब्यूल्स में आता है, थिन मेम्ब्रेन्स में आता है जो कि परमिएबल होती हैं, तो इनमें से जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो इस डायलिसिस फ्लूइड में जाता रहे, डिफ्यूज करता रहता है। डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको भी, ये रिजर्वायर है इसका, ये पंप है जो इसको पुश करता है, पंप करता है, और ये एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेबलाइजर होता है जो कि टेम्परेचर 37 टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड का टेम्परेचर भी सेम रहे। ये यहाँ से मशीन में इंटर होता है ये डायलिसिस फ्लूइड, और इधर से ब्लड आ रहा है। जब ब्लड इसमें से मूव करता है, क्योंकि ये परमिएबल है, ठीक है, तो इस परमिएबल की वजह से वेस्ट मटेरियल्स जो है दे डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और डायलिसिस फ्लूइड जो यूज हो जाता है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होता रहता है, और इस रिमूवल के रिजल्ट में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आके इस डायलिसिस फ्लूइड जो कि यूज्ड है इसमें आके स्टोर होते रहते हैं। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि डायलिसिस फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा। लिहाजा जो डिफरेंस होगा, जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे ब्लड के अंदर, वो इसमें डिफ्यूज करते जाएंगे। और फिर ये ब्लड जो है दैट लीव द मशीन थ्रू द पाइप, और ये पाइप जाके वेन्स के अंदर जो है, जो हमारी आर्म की वेन्स है उसके अंदर इसको लगा दिया जाता है, और इस तरीके से सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाती है, और तमाम का तमाम जो वेस्ट
प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी पे कि ये वीकली, समटाइम ये 15 डेज, और कुछ लोगों में ये मंथ के बाद भी डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है, डॉक्टर डायग्नोज करता है कि कितनी दफ़ा इसको रूटीन में करवाना है डायलिसिस। दूसरा जो मेथड है दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये एब्डोमेन के अंदर से होता है। एब्डोमेन में एक कैविटी है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, और ये पेरिटोनियल कैविटी इस वजह से है कि एब्डोमेन में एक मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम, जिसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो एक कंपार्टमेंट, एक कैविटी बना रही है विद इन द एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इस पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड जो है वो डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। ये यहाँ से, ये हमारे पास रिजर्वायर है, यहाँ से इसको डाल दिया और इस कैविटी को फिल कर दिया, क्योंकि जो पेरिटोनियल कैविटी है दैट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, लिहाजा यहाँ पे एक्सेसिव वाटर और वेस्ट मटेरियल्स जो है फ्रॉम द ब्लड दैट इंटर इनटू द fluid, dialysis fluid, which is present inside the peritoneal cavity, और फिर उसके बाद 2 to 3 आवर्स के बाद जो ड्यूरेशन है इसका, उसके बाद इसको यहाँ से इसी पाइप की मदद से बॉडी के अंदर से रिमूव कर लिया जाता है। और ये जो फ्लूइड है, अब इसमें वेस्ट मटेरियल में जो हमने डायलिसिस फ्लूइड डाला था एब्डोमिनल, इसमें पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जो कि एक पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी का, तो पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें से ये फिर वापस सक कर लिया जाता है, ड्रेन आउट कर लिया जाता है। तो जब ये ड्रेन आउट करते हैं तो इसमें वेस्ट मटेरियल्स जो है वो शामिल होते हैं। तो इस तरीके से जो सेकंड मेथड है डायलिसिस का, पेरिटोनियल डायलिसिस, और ये हमें सेवरल टाइम्स अ डे करना पड़ता है। वो वीक्स में होता है, ये डे में कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो ये डेली हमें करना पड़ता है। फायदा इसका क्या है कि इसमें मूवमेंट हो सकती है, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती, उसमें बेड पे लेटने के बाद होता है। इसमें ये एक डायलिसिस फ्लूइड जो है फिल करने के बाद मूव कर सकते हैं। ड्रॉबैक ये है कि इसमें इन्फेक्शंस होने का सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि कैथर जो है उसमें से, उसकी वजह से इन्फेक्शंस जो है वो हो सकते हैं। अब ये सेम मेथड पे काम करता है जैसा कि किडनी, नॉर्मल किडनी जो है वो रिमूवल करती है, चाहे वो होम्यो डायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो। और डायलिसिस हमें बार बार करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले रूटीन में बताया कि ये ऐसा नहीं है कि एक दफा कर लिया तो ये साल 6 महीने, बल्कि ये जो पेरिटोनियल है ये तो दिन में कई दफा करना पड़ता है, जबकि जो हीमोडायलिसिस है वो वीक में या मंथ में या मिड मंथ के अंदर, या जैसे डॉक्टर जो है वो डिटरमिन करेगा उसी बेस के ऊपर इसको करना पड़ता है। ये एक टेम्परेरी आर्जी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर टेम्परेरी मेजर के तौर पे तो हम डायलिसिस यूज करते रहते हैं, और किडनी फेलियर की सूरत में, जिसको हम यूरेमिया कहते हैं, हाई डिग्री रीनल फेलियर इज आल्सो कॉल्ड एज यूरेमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहलाती है, क्योंकि अगर ये डायलिसिस ना किया जाए तो डेथ हो जाती है, बहुत ज्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब सर्जिकली किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बॉडी में जो डिफेक्टेड किडनी होते हैं, जो रीनल फेलियर किडनी है, वो अपनी जगह पे रहते हैं। न्यू किडनी जो है दैट इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द एब्डोमिनल, जो हमारा लोअर एब्डोमिनल रीजन है, वहां पे इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, और एब्डोमिनल ऑर्टा और इंफीरियर वेना केवा, उसकी बेस के ऊपर इसको अटैच किया जाता है, और ये ऑप्शन होती है, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। अगर हमें डोनर किडनी जो है वो अवेलेबल हो तो उस सूरत में किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट, दैट इज अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर वही सोल्यूशन है जो अभी हमने बात की, टेम्परेरी है वो उस बेस के ऊपर। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है इस चैप्टर में से। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको सक्सेस जिंदगी के मकसद में और जिंदगी में खुशियां अता फरमाए। मेरी तरफ से आपको अल्लाह।